हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स की और इवोल्यूशन की, आनुवांशिकी की हम बात करेंगे और इवोल्यूशन की हम बात करेंगे। ये हमारी वीडियो नंबर 7 है। वीडियो नंबर हमारी ये 7 है। अगर आपने इससे पहले की सारी बायोलॉजी की वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनमें हमने आपको बताया है कि बायोलॉजी क्या होती है, सेल क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, जो सिस्टम है हमारे, जैसे नर्वस सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये सारे सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में हमने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं। चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे जेनेटिक्स, जिसे हिंदी में आनुवंशिकी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, किसके थ्रू? हेरिडिटी के थ्रू, उसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। जीव विज्ञान की बहुत शाखा है जिसमें हम जीवों की आनुवांशिक व विविधता का अध्ययन करते हैं, वो आनुवांशिकी कहलाती है। आशा करता हूँ आप इसे समझते होंगे। इसका कहने का मतलब मैं आपको दूसरी भाषा में समझाऊँ तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन आते हैं उनकी जो स्टडी करी जाती है वो आनुवांशिकी कहलाती है। हेरिडिटी, आनुवांशिकता। हेरिडिटी क्या है? आनुवांशिकता। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यही मैं बात कर रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो गुण हैं उनका पीढ़ी दर पीढ़ी पास होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी गुण जाते हैं उन्हें आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। वेरिएशंस क्या होंगे? द एक्सटेंट और डिग्री टू विच इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज वेरीज। किन्हीं दो स्पीसीज में जैसे मनुष्य हैं तो इन दोनों स्पीसीज में अगर कोई डिफरेंस मिलता है तो ये वेरिएशन कहलाएगा। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? बहुत बार प्रश्न आता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स आपका ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाएगा। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम। ये कई बार पूछा जाता है कि मेंडल ने अपने सारे एक्सपेरिमेंट किस में करे, तो इन्होंने पाइसम सटाइवम में करे। जो गार्डन पी है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे पी होते हैं। ये गार्डन पी है, पी का प्लांट था, मटर का प्लांट था, वो भी गार्डन वाला। कई जंगली पी भी होते हैं, तो अलग अलग टाइप के पी होते हैं। 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने आपका पाइसम सटाइवम अर्थात पी प्लांट पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट करे, किसके? हेरिडिटी या जेनेटिक्स के। नेक्स्ट आता है मेंडल वर्कड विद 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट हाइट, पॉट शेप एंड कलर, सीप शेप एंड कलर एंड फ्लावर पोजीशन एंड कलर। जो 7 इसमें कैरेक्टरिस्टिक थे, इसलिए इन्होंने इसको चुना। किसको? इन्होंने चुना था पी प्लांट को, जिसमें जेनेटिक आपको गुण बताएगी। इनके अनुसार, मेंडल के अनुसार 2 प्रकार के क्रॉस होते हैं। 2 प्रकार के क्रॉस का मतलब यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए, क्रॉस जो वर्ड है यहाँ पर, इसका मतलब है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर वाले को, जैसे मैंने बोला ये लंबा है, ये छोटा है, जब इन दोनों को आपस में, जब इनका फर्टिलाइजेशन कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा, तब जो आपका ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, वो क्या होता है, वो इस क्रॉस में बताया गया है। तो ये नाम से है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड, अर्थात एक संकरीय क्रॉस और दूसरा हो गया आपका द्विसंकरीय क्रॉस। ठीक है। जो देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? वो होगा आपका 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा? 9:3:3:1। ये आपका मोनोहाइब्रिड में होगा। और मैं डाईहाइब्रिड की बात करूंगा तो देखिए, मोनोहाइब्रिड की मैं आपको बात करता हूँ, इसे समझने के लिए आप डायग्राम को देखिएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको बात करूँ, जैसे ये टी है, ये क्या दर्शाता है? स्मॉल। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। ये आपका क्या दर्शाएगा? स्मॉल। और जब एक कैपिटल टी है, ये आपका क्या दिखाएगा? ये आपका दिखाएगा लॉन्ग पी प्लांट। ठीक है, स्मॉल टी आपका स्मॉल पी प्लांट, ये आपका लॉन्ग पी प्लांट। ठीक है। अब देखिए, जब इनका क्रॉस होता है तो पहला टी, अब आप इसे ईजिली समझिएगा, आपको स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ तब समझाता हूँ। देखिए, ये आपका हो गया
टी टी, अर्थात ये क्या है, ये आपके हो गए टी 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 टी, ये आपका हो गया क्या, लॉन्ग, ये हो गया आपका स्मॉल। में से लिख देता हूँ लॉन्ग एंड स्मॉल। पी प्लांट हैं ये जिन पे इन्होंने करा था, तो इन्होंने एक गुण इसका लिया, एक टी इसका लिया और एक टी इसका लिया, फिर एक टी इसका लिया, फिर एक टी इसका लिया, फिर ये लिया, फिर उन्होंने ये लिया। ठीक है, तो इस क्रॉस में आपने क्या देखा, जो इन्होंने क्रॉस लिया कि इसमें कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी इसमें डोमिनेंट है और कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंट करेगा। तो जब इसमें क्रॉस कराया जाएगा टी टी में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब इसमें क्रॉस कराया जाएगा ये जो कैपिटल टी है, तो अब देखिए इसमें दो आपको कैपिटल मिलेंगे, आप देख रहे होंगे स्मॉल टी आपको प्योर एक स्मॉल टी मिला है, इसमें भी कैपिटल टी आएगा, इसमें भी कैपिटल टी आएगा और इसमें भी कैपिटल टी आएगा, अर्थात तीन आपको लॉन्ग मिलेंगे, एक शॉर्ट मिलेगा। तो 3:1 रेशियो जो बना ये, अभी आप यहाँ पर देख रहे थे 3:1 रेशियो आपको देखने को मिला था। वेस्टिजियल ऑर्गन, 2 मिनट आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। थ्री रेशियो 1 रेशियो हमें मिला, ये देखिए मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है उसमें आप देखेंगे 3:1 मिला है आपको, क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, जो आपको लंबा दिख रहा है। जैसे मैंने आपको बताया जीवधारियों में वह लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं वो आपको क्या हो गए, फिनोटाइपिक रेशियो हो गई। जैसे ये देखिए मैंने आपको दोबारा से आपको बताता हूँ, ये देखिए टी 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 टी, इसमें टी क्या है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। अब इन दोनों में जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये देखिए, पहले सबसे पहले मैं टी टी कराता हूँ तो कैपिटल टी बड़ा हो गया, फिर इसके बाद ये टी और ये टी हो गया, इसमें भी बड़ा हो गया कैपिटल टी, फिर इसमें भी आपका यही होगा, फिर इसमें एक टी छोटा होगा। तो 3 टी आपके फिनोटाइपिक अर्थात जो बाहर से हमें दिखते हैं, तो 3 आपके लंबे होंगे और एक छोटा होगा, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 होगा। और जीनोटाइपिक रेशियो होगा कि 9:3:3, ये जीनोटाइपिक रेशियो होगा। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है, जीवों में मौजूद आनुवंशिक संगठन। अब जब आप जीवों में मौजूद आनुवंशिक संगठन को देखेंगे, इनका क्रॉस कराएंगे, तब आपको मिलेगा 9:3:3:1। और ऐसी मैं बात करता हूँ डाईहाइब्रिड क्रॉस की, तो उसमें आप देखेंगे फिनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो होगा 9:3:3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 रहेगा। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, और फिनोटाइपिक क्या होते हैं और जीनोटाइप क्या होता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे इस क्रॉस को। नहीं भी समझे हैं तो इस क्रॉस को ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। एक संकरी, एक में एक जैसे गुण अगर क्रॉस कराए जाएंगे, जैसे मैंने टी टी को कराया और टी टी को कराया तो मोनोहाइब्रिड कराओगे। अगर कैपिटल टी टी और स्मॉल टी टी को कराएंगे या कुछ अलग कराएंगे तो डाईहाइब्रिड क्रॉस हो जाएंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा। फिनोटाइपिक को समझ लीजिए, बाहर से जो दिख जाता है वो फिनोटाइपिक होते हैं, और जो जीन्स में होता है उसे जीनोटाइपिक गुण कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वॉटसन यूज द टर्म जेनेटिक्स फर्स्ट टाइम इन 1905। वॉटसन ने सबसे पहले जो आपकी जेनेटिक्स टर्म है उसकी बात करी थी। जॉनसन इन 1909 में उन्होंने जीन शब्द की बात करी थी, जो जिन्हें हम जीन बोलते हैं। जीन शब्द की बात किसने करी थी, जॉनसन ने करी थी। वॉटसन ने आपकी जेनेटिक्स की बात करी थी। मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए, इनसे सारे जो उन्होंने क्रॉस कराया उन्होंने क्या 3 लॉ दिए। उन्होंने जो पहला लॉ और दूसरा लॉ दिया वो आपका किस पे दिया, मोनोहाइब्रिड पर। तीसरा नियम उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस पे दिया। देखिए इनके लॉ क्या थे पूछे जाते हैं। मेंडल का पहला लॉ क्या है, मेंडल का दूसरा लॉ क्या है। तो मेंडल का जो पहला लॉ है वो लॉ है डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मैंने आपको अभी दिखाया था, कैपिटल टी के 2 आपको क्रॉस कराए थे, आपके बहुतों के समझ में नहीं आया होगा वो, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये करके दिखाया था, 2 कैपिटल टी थे, 2 स्मॉल टी थे, तो ये सबसे ये छोटे हो गए, ये कैपिटल टी हो गए। अब क्या कहता है ये मेंडल का लॉ, क्या कहता है, जब विपरीत गुण वाले पिता व माता के संक्रमण कराया जाए तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही नजर आते हैं, परंतु अप्रभावी गुण प्रथम संतान में रहते अवश्य हैं, जो कि दूसरी पीढ़ी में दिख सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या था, ये मैंने आपको बताया। ये अगर मैं इसे मेल मान लूँ, इसको फीमेल मान लूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ,
देखिए ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो इस मेल और फीमेल का जो कॉम्बिनेशन है इसमें जो पहली पीढ़ी में निकलेगा वो तो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, यही दिखेगा टी 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 और टी टी, आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी देखने को मिलेगा जब क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस दोनों में होगा। ठीक है, अब ये जो टी टी आया है ये क्या है, इसमें आपका जो प्रभावी है लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ क्या कहता है, जब विपरीत गुण वाले, हमने छोटा टी बड़ा टी दोनों को क्रॉस कराया तो विपरीत गुण वाले संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही नजर आते हैं, परंतु अप्रभावी गुण प्रथम संतान में रहते हैं, अवश्य हैं, जो कि दूसरी पीढ़ी में दिखते हैं। अब हमने बात करी टी टी की, हमारे सामने आया क्या, टी टी हमारे सामने ये प्रोडक्ट निकल के आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें क्या है, अभी के लिए फर्स्ट जनरेशन में मैं बात करूँगा, फर्स्ट जनरेशन में तो आपका ये टॉल ही कहलाएगा, बट जो स्मॉल टी के जो गुण हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो छुपे नहीं रहेंगे, वो भी जब हम इसका दोबारा से क्रॉस कराएंगे किसी ऐसे से, तब ये क्रॉस बाहर निकल के आ जाएंगे और इंडिविजुअली एक आपको स्मॉल टी दे देंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आपका यही कहता है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि मेंडल का जो लॉ है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि जिन्हें समझना हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। आप इतना ध्यान रखिएगा, मेंडल के जो लॉ हैं उनमें पहला लॉ जो है आपका वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम बात करते हैं जब विपरीत गुण वाले माता पिता के बीच में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही नजर आते हैं, प्रभावी गुण ही नजर आते हैं, और जो अप्रभावी गुण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी के लिए क्या रहते हैं, आपके लिए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, वो उसमें छुपे रहते हैं, खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, अब क्या आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, पृथक्करण का नियम। ये नियम क्या कहता है, इट स्टेट दैट एलील पेयर सेपरेट और सेग्रेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रैंडमली यूनाइट एट फर्टिलाइजेशन। इनका कहने का मतलब है जीनों के जोड़े युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक जीन ही किसी युग्मक में पहुंचता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। नेक्स्ट जो आपको आएगा वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो इन्होंने ये बात करी थी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये इन्होंने करी थी डाई हाइब्रिड पे। पूछा जाता है कि मेंडल का थर्ड लॉ उन्होंने मोनो हाइब्रिड पे करा था, डाई हाइब्रिड पे करा था, ट्राई हाइब्रिड पे करा था, तो इन्होंने डाई हाइब्रिड पे करा था। ठीक है, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, इट स्टेट दैट एलील्स पेयर सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इट मेक्स दैट ट्रेड्स आर ट्रांसमिटेड इनटू ऑफस्प्रिंग इंडिपेंडेंटली एट वन अनदर। हिंदी में बोलूँ, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले माता पिता के संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पूरा डायग्राम पहले बना के दिखाया था, वही ये पूरे लॉ बताते हैं। पहला लॉ आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, इन चीज़ को याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस आपने जो आपको मेंडल के लॉ याद करने हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला है, क्या होता है इतना डीप नहीं आएगा, बट ये आ गया कि पहला लॉ कौन सा है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला है। जो आपका सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो नंबर 3 का आपका लॉ है। तो 3 लॉ मेंडल ने आपको दिए थे। आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझे होंगे। फर्स्ट क्लास हमने देखी, उसमें था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लास में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि सेल क्या होता है, सेल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं। तो उस ऑर्गेनिज्म में हमने बात करी थी न्यूक्लियस की, और न्यूक्लियस के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी क्या, डीएनए, और उस डीएनए के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स। हमने वो पढ़ा था उस क्लास में, अगर नहीं पढ़ा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो देखिए, ये जो सेल है इसमें आप देखेंगे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे, और क्रोमोसोम्स में जब आप जूम आउट करेंगे तो आपको कुछ डबल हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे हम जीन के नाम से जानते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं। आप देख रहे होंगे, आपको मैंने एक चीज़ बताई भी थी कि जो डीएनए होता है उसमें आपका ATGC मिलेगा, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन आपको मिलेंगे। यूरेसिल आपका मिलता है किसमें, आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं डीएनए की, तो आपका स्ट्रक्चर आपके सामने होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है आप डबल हेलिक्स देख रहे होंगे, इसमें 2 आपको लाइनें दिख रही होंगी, तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है, ये जीन है। डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसकी लेंथ 3.4 mm होती है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, इसकी लेंथ जो इसके फिगर में आपको चीज़ें नोट आउट कराई गई हैं वो आप ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ए से टी मतलब एडिनोसिन से थाइमिन जो है आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि ए से टी, और दूसरा होता है आपका जी से सी, ये ट्रिपल से जुड़ा रहता है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ए से टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, और जी से सी आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए, गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक
पूछा भी जाता है कि आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वॉटसन एंड क्रिक ने 1950 में दिया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और ए से टी आपका डबल हेलिक्स डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है और जी से सी आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप समझे होंगे। अब क्या आता है, बहुत कहा जाता है कि जो बेबी होता है, जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं, वो मेल या फीमेल का डिटर्मिनेशन कौन करता है, मेल करता है कि ये आपका मेल होगा या फीमेल होगा, इसका डिपेंड कौन करेगा, ये मेल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यही इस चैप्टर को पढ़ेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, मनुष्यों में लिंग का निर्धारण किस आधार पे होता है। आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा मेल और क्रोमोसोम्स। एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जो काइक सेल थी, जो जेनेटिक सेल थी या रिप्रोडक्शन सेल थी, जब मैंने आपको माइटोसिस डिवीजन पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि सेल का डिवीज़न किस तरीके से होता है। जो सेमेटिक सेल्स हैं उनका डिवीज़न तो आपको नॉर्मल प्रोसीजर से हो जाएगा, बट यहाँ पर देखिए जो हमारे 22 क्रोमोसोम्स रहते हैं, पूरी बॉडी के जो 22 क्रोमोसोम्स रहते हैं वो आपके क्या रहेंगे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स रहेंगे, एक जैसे ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स रहेंगे। बट जो 23rd क्रोमोसोम्स रहेगा वो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स रहता है। तो आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा जो 22 तक आपके जो क्रोमोसोम्स रहेंगे वो आपको XX ही देखने को मिलेंगे, फीमेल में भी मेल में भी। बट जो डिफरेंस पैदा करता है वो 23वां क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो इसलिए पूछा भी जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, तो 23वां क्रोमोसोम नंबर है जो सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। मेल में इसको डिनोट करते हैं हम XY से, मेल में हम इसको डिनोट करते हैं XY से, और फीमेल में हम इसको डिनोट करते हैं XX से। आशा करता हूँ आप इतना समझे होंगे XX से। बात ये उठती है कि अब हम किस तरीके से बताएं कि मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो अब इसे समझिए। मैंने बात करी जो मेल का सेक्स क्रोमोसोम से वो XY से डिनोट किया जाता है, फीमेल का आपका XX से डिनोट किया जाता है। तो XX आपकी फीमेल होगी, XY मेल हो गया। मैंने अभी आपको क्रॉस बताए, इसीलिए क्रॉस के यूजेस है, जो आपका मेंडल ने क्रॉस बताए थे उन क्रॉसों का इसीलिए यूज़ है। तो हम एक एक जो आपका X है, Y है, मैं इसे थोड़ा सेपरेट कर दूं ताकि आप आसानी से इस पूरा आपको समझ सकेंगे और ईजी समझेंगे। देखिए मैंने इनके बीच में एक दीवार ला दी है, मैंने X को अलग करा, Y को अलग करा, फिर X को अलग करा, फिर X को अलग करा। अब इन सबको मिलाना है, तो ये X, इसका कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ। अब देखिए ये X आपका इस X से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा XX। ठीक है, ये X इस X से मिलेगा तो क्या बनाएगा, XX। आशा करता हूँ इतना आप समझे होंगे। ठीक, अब जो नेक्स्ट आपके सामने आएगा वो आएगा, एक आएगा XY, ठीक, एक आएगा आपका XY। तो आपने क्या देखा इस पूरे मैप में, आपने देखा आपके पास आए XX और XX के 2 रिजल्ट आए और XY और XY के 2 रिजल्ट आए। कहने का मतलब यह है कि जो 100% हमने जो रिजल्ट का देखा तो इसमें 50% आपके मेल होने के चांसेस हैं और 50% आपके फीमेल होने के चांसेस हैं। आपकी स्क्रीन में भी आपको समझाया गया है इजी वे से। अगर आप वैसे नहीं समझे तो मैंने भी आपको स्क्रीन में समझाने की कोशिश करी। जो मैंने क्रॉस कराया, मैंने दोनों में आपका संकरण कराया, तो आपने देखा कि जो XX के करेक्टर्स हैं वो आपके 50% है और XY के जो करेक्टर्स हैं वो 50% है। तो 50-50% रहता है और ये डिपेंड किस पे करता है, ये आपका मेल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेल के पास आपका डिफरेंट एलील है, डिफरेंट आपका क्रोमोसोम्स है जो है XY। ठीक है, इट मीन्स जाइगोट हैव एग्जैक्ट इक्वल चांस टू बी मेल और फीमेल चाइल्ड। तो जो जाइगोट है, जो आपका जाइगोट बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और ओवा मिलेगी, मैंने आपको कल की क्लास में बताया। उसके बाद जो आपका प्रोडक्शन होगा, जो जाइगोट बनेगा, उसमें इक्वल चांसेस रहते हैं कि वो या तो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, एज सोन अबव द फीमेल ओनली हैव XX सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल हैव XY दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। इन ह्यूमंस सेक्स इज ऑलवेज डिटरमाइन द मेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि मेल ही ह्यूमंस में आपका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में कि कौन डिटरमाइन करेगा और अब क्यों करेगा। आप लोग समझ भी गए होंगे, अगर अभी तक आप लोगों ने रटा होगा तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करता है और क्या रहता है प्रोसीजर पूरा। ठीक है, इन हैन जो मुर्गियां होती है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन इज बाय फीमेल हैन नॉट बाय मेल कॉक। ठीक है, उसमें फीमेल हैन के द्वारा होता है। जो मक्खियाँ होती हैं उसमें
इन हाउस फ्लाई ऑल्सो सेक्स डिटरमाइंड बाय मेल पार्टनर, ठीक है, इसमें मेल के द्वारा, मक्खियों में भी मेल के द्वारा होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो भी अलग अलग और आपके एनिमल्स रहेंगे तो उनमें अलग अलग रहेगा। तो हम बात करते हैं मेल्स में, तो ये ह्यूमंस में तो मेल के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ तक जेनेटिक्स थी, जेनेटिक्स आपको समझा दी गई है पूरी क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ जेनेटिक्स क्या थी। हमने सबसे पहले पढ़ा कि जेनेटिक्स होती क्या है, उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी जेनेटिक्स है उसमें हमने किसने क्या काम किया था। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट पे अपने एक्सपेरिमेंट करे। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे पी प्लांट के, जिनके आधार पर उन्होंने पी प्लांट पे अपना पूरा ये सब कुछ दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ क्रॉस होते हैं जिनके मीडियम से हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन आगे जाते हैं। वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उन्होंने क्रॉस कराए थे, डाई हाइब्रिड और आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया। उसके आधार पे उन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट करे थे उसकी थ्योरी बनाई और उन्होंने 3 लॉ आपको दिए। जो 3 लॉ थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, दूसरा था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और फिर था लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब पहला आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ उन्होंने दिए। उन 3 लॉ के आधार पे फिर जब थ्योरीज बनी उसी के आधार पे सारी चीज़ें हुई। फिर हमने आपको बताया कि जो थोड़ा सा हमने आपको अपनी सेल की तरफ ले गए। जो पहले सेल हमने पढ़ा था, सेल क्या होता है, सेल को हमने देखा उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमने देखे क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं और डीएनए ही बेसिक यूनिट है जिसके थ्रू आपका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। डीएनए में हमने देखा था एक डबल हेलिक्स मॉडल था जिसे वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस पर। और हमने इसी में देखा कि जो डबल बॉन्ड रहते हैं ए और टी के बीच में, जो एडिनिन और थायमिन है इनके बीच में आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा और ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें हमने देखी। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन आपका ह्यूमंस, उसकी बात करी, किस आधार पे लिंग का निर्धारण होता है, इसका आपको पूरा बताया क्रॉस के थ्रू। अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन की, अर्थात विकास की। विकास क्या होता है, इवोल्यूशन क्या होता है? द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स एंसेस्टर्स फ्रॉम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात किसी जीव के कर्मिक परिवर्तन से नए जीव की उत्पत्ति को कर्मिक विकास कहते हैं। दूसरी चीज आती है परिवर्तन। पहला है आपका कर्मिक विकास। कर्मिक विकास क्या हो गया? कर्मिक विकास हो गया आपका सिस्टमेटिक वे से, लगातार एक ही वे से धीरे धीरे ग्रेजुअली जो बढ़ रहा है। किसी जीव के कर्मिक विकास, मतलब कर्मिक का मतलब एक रेगुलर फॉर्म में जो है वो अगर परिवर्तन आ रहे हैं किसी चीज़ में और एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे कर्मिक विकास कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। दूसरी चीज़ होती है परिवर्तन, जिसे हम म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ सडन हेरिटेबल चेंजेस दैट अकर्स ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ जीन। म्यूटेशन क्या होता है? जब कोई अचानक से बदलाव होता है, किसके कारण? आपके जीन्स के अल्टरनेशन, जीन में परिवर्तन होने के कारण जब किसी में भी परिवर्तन आता है, किसी जीव में परिवर्तन आता है और एक नया जीव बन जाता है तो ये म्यूटेशन कहलाता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये दोनों टर्म्स को आप समझे होंगे, आपकी इवोल्यूशन और म्यूटेशन को। इवोल्यूशन होता है कर्मिक विकास, लगातार जो चला आ रहा है, क्रम से जो चला आ रहा है, और जो आपका म्यूटेशन होगा वो सडन चेंज होगा, हेरिटेबल चेंज होगा, जो आपके जीन्स के जो आपके जीन्स है उसमें अल्टरेशन आ जाएगी, कुछ भी आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है या उसमें कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका म्यूटेशन। बहुत बार 2 प्रकार के आपने प्रश्न देखे होंगे, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। जो होमोलोगस ऑर्गन होते हैं उसमें नाम से ही हमें पता चल रहा है, होमो अर्थात समान, अर्थात समजात अंग, ऐसे अंग जो दिखने में समान हो, जो दिखने में असमान हो परंतु उनकी मूल रचना समान हो। होमोलोगस में क्या होगा? ऐसे अंग जो दिखने में असमान हो परंतु उनकी मूल रचना समान हो, मतलब उनका जो बेसिक पॉइंट है जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, जो उनका मूल फंक्शन है वो आपका क्या रहेगा? समान हो, बट वो आउटर दिखने में फिनोटाइप में, जब हमने देखा था अभी जेनेटिक्स में फिनोटाइप और जीनोटाइप्स, तो जो फिनोटाइप है दिखने में वो क्या होगा? असमान होगा। जैसे चमगादड़ के पंख आपको देखने को मिलेंगे और मनुष्य का हाथ देखने को मिलेगा, तो ये होमोलोगस ऑर्गन है जिनकी मूल रचना सेम होगी, स्ट्रक्चर अंदर से सेम होगा, बट उनका यूजेस अलग हो जाएगा और बाहर से दिखने में थोड़ा अलग हो जाएंगे। चमगादड़ के पंख आपको देखा होगा कि आपने उड़ने के लिए, मनुष्य के हाथ आपको वर्क करने के लिए देखने को मिलता है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन है जिनकी दिखने में असमान हो परंतु उनकी रचना समान होती है। ऐसे ही आता है दूसरा एनालॉगस, समरूप अंग। ऐसे अंग जो समान दिखाई देते हैं परंतु उनकी मूल रचना असमान होती है। दिखने में तो एक जैसे लगेंगे बट उनकी जो मूल रचना है वो असमान रहती है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तितलियों के पंख और पक्षियों के पंख, दोनों में तितलियों का पंख और पक्षियों का
पंख इनमें क्या है, ये दिखते तो पंख हैं एक जैसे, बट इनके वर्क क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। इनकी मूल रचना क्या रहती है, अलग अलग रहती है। अब बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की, अवशेष अंग। हमने यहाँ पर देखे आपका होमोलॉगस, फिर एनालॉगस। अब हम बात करेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो पूर्वजों में पूर्णतः विकसित थे, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के कारण अब इसका लोप हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब इनका महत्व नहीं रहा, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए त्वचा के बाल, जो हमारी स्किन में हेयर हैं, अब उनका इतना यूजेस नहीं है। पहले ज़माने पे इनके यूजेस हुआ करते थे, जब कपड़े नहीं हुआ करते थे तो जाड़ों में ये हेयर्स बचाते थे, ठंडी गर्मी से बचाया करते थे, तो अलग अलग इनका काम था। बट आज की डेट में इनका कुछ काम नहीं है। अपेंडिक्स का भी आज की डेट में कोई यूज़ नहीं है। पहले में जब ह्यूमन ज़्यादा कच्चा मांस खाया करता था, जब वो ज़्यादा घास को खाया करता था, तो उसमें अपेंडिक्स रहता था जो पाचन शक्ति को बढ़ाया करता था। अब उसका यूजेस नहीं है। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, ये चैप्टर ही इवोल्यूशन है, इसमें आप परिवर्तन देखेंगे कि कैसे मनुष्य में पूरा परिवर्तन हुआ, कैसे अंगों में परिवर्तन हुआ, क्या चेंजेस हुए, तो ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन के अंदर आएंगी। तो जो वेस्टिजियल ऑर्गन है उनके अंदर आप त्वचा के बाल को रखेंगे। आने वाले टाइम में ये प्रॉपर वेस्टिजियल ऑर्गन बन जाएगा त्वचा के बाल। तो अपेंडिक्स अब हो चुका है आज की डेट में। अब ऐसे ही हम बात करते हैं आगे, इसी पे कुछ थ्योरीज आई, इसी पे कुछ अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अपनी बातें रखी। उन्हीं साइंटिस्टों के हम रूल्स, उन्हीं साइंटिस्टों के नियम हमको बताएंगे। पहला वर्ड आता है लैमार्किज्म। इसे हम कहेंगे लैमार्क के द्वारा जो कंसेप्ट दिया गया उसे हम लैमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। हिंदी में मैं कहूँ तो लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इस लैमार्कवाद के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म, यूज ऑफ एनी ऑर्गन कंटिन्यूसली विल मेक इट स्ट्रेंथ एंड लार्जर। इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी अंग का यूज़ लगातार करते हैं तो वो जो अंग है वो आपका ताकतवर और बड़ा बनता है, स्ट्रॉन्गर और लार्जर बनता है। उस अंग का विकास ज़्यादा होता है जिस अंग का हम बार बार यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं जिराफ की गर्दन। तो जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है, क्योंकि उसे खाने के लिए ऊपर पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए उसे बार बार ऊपर को करना करता है। तो उसे बार बार देखने के चक्कर से उसमें क्या हुआ, इवोल्यूशन आ गया, और उस इवोल्यूशन में क्या हुआ, उसकी गर्दन लंबी हो गई, ठीक है। ऐसा लैमार्क का अपना लैमार्कवाद में कहना था। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसे हम डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है, जिसे डार्विनिज्म के नाम से जानते हैं। तो 1831 में बीगल नामक जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था डार्विन ने, और उन्होंने जो भी नतीजे प्राप्त करे उन्होंने इसे डार्विनिज्म या डार्विनवाद के नाम से दिया। उनके आधार पर उन्होंने कुछ रूल्स दिए, कुछ नियम दिए, वो आपके सामने हैं। पहला है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के लिए संघर्ष। इसके अनुसार क्या था, इस नियम के अनुसार सभी जीवों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके अनुसार क्या है, सभी जीवों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात कोई जंगल है तो वहाँ पर अगर हिरण है और वहाँ पर शेर है तो दोनों को अपने जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हिरण को अपनी जान बचानी है तो उसे घास खानी पड़ेगी, और शेर से भी बचना पड़ेगा, और शेर को बचना है तो वो अपने हिरण को खाएगा। तो उसे जीने के लिए संघर्ष जो करना पड़ेगा वो उन्होंने लॉ दिया था कि सभी जीवों को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन्होंने इस लॉ को नाम दिया स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो दिया वो था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीविता। इस रूल के अनुसार क्या था, इट स्टेट दैट ओनली स्ट्रॉन्ग एंड फिटेस्ट विल सर्वाइव एंड वीक सेल प्रीस। इसके आधार पे क्या था कि इस नियम के अनुसार ताकतवर जीवन यापन करने में सक्षम होगा और कमजोर जीवन यापन नहीं कर पाएगा। ये इन्होंने लॉ दिया था। पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद इन्होंने ये लॉ निकाले। आज की डेट में हम कहेंगे तो ये तो बहुत आसान है, ये क्या लॉ होगा, बट उस समय के अकॉर्डिंग हमारे माइंड में तो पहले से सेट है, इसलिए हमें बहुत आसान लग रहा है कि ये कौन सी बात है कि ये लॉ होगा। बट उस समय के हिसाब से ये थ्योरीज बनाना कि ऐसा होने से ऐसा होता है, ऐसा होने से ऐसा होता है, ये काफ़ी बड़ी बात थी। तो उन्होंने ये बताया था कि पहले लॉ में उन्होंने बताया था कि एग्जिस्टेंस के लिए जो आपके एनिमल्स हैं, सारे ह्यूमन बींग्स हैं, या जो भी आपकी अनुसार जो भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए, अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। बट दूसरा उन्होंने क्या दिया कि फिटेस्ट के लिए, योग्यतम की उत्तरजीविता के लिए भी जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही सुप्रीम होगा और वही रह सकता है।
पहला उन्होंने बताया कि सब आपस में एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, बट उस बेस्ट में जो बेस्ट होगा वही सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट उसे कहा जाता है। तो जो योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबसे बेस्ट होगा वही जीवित रहेगा, वही लॉन्ग टाइम तक चलते रहेगा। इस चीज़ को उन्होंने बताने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये आपके डार्विन के कुछ लॉ थे। नेक्स्ट आपके पास आता है साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट हुए, उनके नाम आपके सामने है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से इन्हें जाता है। ये प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। ठीक है, इनका आप जो आपकी स्क्रीन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैमल्स डेवलप्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। अब देखिए, जो स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई वो रेप्टाइल्स के थ्रू हुई है। जो आज के डेट में मनुष्य हैं वो रेप्टाइल से निकले हैं, सरीसृपों से निकले हैं, उनसे उत्पत्ति हुई है। तो सब इवोल्यूशन है कि पहले कुछ चेंजेस हुएंगे, कुछ वातावरण में परिवर्तन आएंगे, कुछ जेनेटिक परिवर्तन आएंगे, तो उसके कारण जो नई नई फॉर्म्स डेवलप हुई, उससे नई नई फॉर्म्स डेवलप होके ह्यूमन बनाए। आने वाले समय में पता ह्यूमन से क्या आपका चेंजेस आते हैं, ये डिपेंड करता है। ये सारा जो कर्मिक विकास है पूरा इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। मनुष्यों में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलेंटियोलॉजी। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स किसे कहेंगे, जीवाश्म का अध्ययन किसे कहते हैं, तो इसे पैलेंटियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एक टर्म आती है एलील्स, बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक टर्म आती है आपकी एलील्स। एलील होता है एक ही गुण के विभिन्न विप्रायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एलील कहते हैं। मतलब एक ही गुण के विभिन्न विप्राय रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को, जैसे एक ही गुण है उसको अलग अलग तरीके से प्रदर्शित करने के जो भी आपका जो प्रारूप होगा, जिसको भी हम इसे कह सकते हैं नोटेशन देने का जो काम करेगा, उसे हम एलील कहते हैं। ठीक है, एक ही सिक्के के दो पहलू, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिंकेज क्या है, पूछा जाता है कि लिंकेज सहलग्नता की खोज किसने करी, तो मॉर्गन ने 1910 में लिंकेज के बारे में बताया था। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशांगत होने की प्रवृत्ति को कहते हैं क्या, सहलग्नता। ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशांगत होने की प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं। ठीक, इसी जो लिंकेज मैंने बताया उसमें लिंक्ड जीन भी होंगे, सहलग्न जीन। वो जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशांगत होते हैं वो सहलग्न जीव कहलाते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कि लिंकेज का मॉर्गन ने खोज करी थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आता है आपका वंशावली विश्लेषण, पिडिग्री एनालिसिस। जो वंशावली रहती है उसका एनालिसिस कैसे करा जाता है, तो पूछा जाता है कि पिडिग्री एनालिसिस क्या होता है। तो वंशावली का जो आपका विश्लेषण किया जाता है वो पिडिग्री एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ इंसेस्टर्स, हिस्टोरी ऑफ मैन, ऑफ स्टडी एंड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर जेनेटिक कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये क्या कहलाती है, पिडिग्री एनालिसिस कहलाएगी पूरी आपकी। जैसे बोनापन, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये जो पूरा है मतलब एक पूर्वजों से लेके आज के मैन तक की जो भी पूरी चेंजेस हुए उनका जो अध्ययन विश्लेषण किया जाएगा वो पिडिग्री एनालिसिस के अंदर आएगा। कुछ सिग्नल्स आपके यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं। नॉर्मल मेल आपका रेक्टेंगल शेप में होगा, नॉर्मल फीमेल आपका ये सर्कल शेप में होगी। आपको बताया गया कि इस तरीके से रहता है, फिर इनका क्रॉस कराया जाता है। बस आप इतना ध्यान रखिएगा पिडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो आपका हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन ऑफियोग्लोसम रेक्टिकुलम में, जिसमें 63 पेयर्स होते हैं। सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में मिलते हैं। मानव में गुणसूत्र 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, चिंपांजी में 24 पेयर्स होते हैं। ठीक, स्टेम सेल से क्लोन बनाया जाता है। बार बार बोला जाता है कि स्टेम सेल को आज के आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि स्टेम सेल को सुरक्षित रखा जाए। उससे क्या होता है, स्टेम सेल से आप क्लोन बना सकते हैं, डिट्टो कॉपी आप बना सकते हैं स्टेम सेल से। दूसरी चीज़ आती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। अभी तक हमने देखा था नॉर्मल जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक्स चैप्टर में एक नॉर्मल था, अब होती है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में ही हम देखेंगे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे अभी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। डीएनए टू आरएनए ट्रांसफ़र, जब हम पूरा प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले डीएनए जो होगा वो आपका आरएनए में जाएगा, फिर आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा। जो डीएनए से आरएनए तक की प्रोसेस है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप समझे होंगे। ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, हिंदी में मैं कहूँगा प्रतिलिपि प्रतिलेखन कहलाएगा ये। डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए अर्थात आरएनए को बांटा गया है, आरएनए के अलग अलग है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो एमआरएनए जो है वो मैसेंजर आरएनए है। तो जो एमआरएनए है, डीएनए टू एमआरएनए का जो
तक का प्रोसेस है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, और mRNA से प्रोटीन बनने तक का जो प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है, अर्थात रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बार बार प्रश्न आता है इसलिए इसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि DNA टू mRNA की जो बनने की प्रोसेस होती है वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानी जाती है, और mRNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है आपकी ट्रांसलेशन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्या, ट्रांसक्रिप्शन मैंने जो बताया, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। फिर आता है क्या, ट्रांसलेशन आपका सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू बाय mRNA। ठीक है, नेक्स्ट आती है, ये आपका हमने पढ़ा यहाँ तक पूरा इवोल्यूशन क्या है। आशा करता हूँ इतना समझे होंगे, आज की क्लास को आप समझे होंगे। हमने पहले इवोल्यूशन की बात करी, क्या इवोल्यूशन है, फिर उसके बाद हमने इवोल्यूशन की बात करी। आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। पहले हमने जेनेटिक्स देखा, उसको फिर बाद हमने इवोल्यूशन को देखा। ये पूरी क्लास आप अगर नहीं समझें तो आप इसे स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट देने की ज़रूरत है आप वहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।